Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture and my lecture number is lecture number 117 for इंटर पार्ट 1, जिसमें हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इन द प्रीवियस यूनिट हम लोगों ने लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया था। उसके स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है और उसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 5 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो एटम्स जो है आप जानते हैं दे आर द टाइनीस्ट पार्टिकल्स। और पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि जो एटम्स हैं दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टाइनी पार्टिकल्स। और जिस तरह पहले के दौर में जब साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स इतने नहीं थे कि टाइनी पार्टिकल्स को स्टडी किया जा सके, तब ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि एटम्स जो हैं दे आर डेंस स्फीयर्स। स्फीयर्स मींस बॉल्स की शेप में, सर्कल की शेप में एंड डेंस हैं। तो इससे ज़्यादा एटम्स के बारे में और कोई भी नॉलेज नहीं थी साइंटिस्ट को। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इन एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया गया, तो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट साइंटिस्ट ने अंदाज़े लगा कर डिस्कवरी की अबाउट द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स दैट आर फर्दर द पार्ट ऑफ एटम्स। पहले तो ये समझा जाता था कि एटम्स टाइनीस्ट पार्टिकल्स हैं, मज़ीद इनके अंदर और कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकते, ये फर्दर किसी भी और कैटेगरी में आगे डिवाइड नहीं किए जा सकते। पर जिस तरह साइंस तरक्की करती जा रही है, फर्दर इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना स्टार्ट किया गया और इस तरह से हमें आज बहुत सारे डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अंदाज़ा है, लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो तीन बेसिक नाम हैं जिनका मैंने नाम लिया है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि हम हायर स्टैंडर्ड्स में स्टडी करेंगे और अभी हम उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थ्री फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हमें ये पता है व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो हमें ये पता है कि देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, बल्कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और ये चाहे हम मैटर जिसकी भी बात करें, चाहे आप सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, हमने तीनों डिफरेंट स्टेट्स को अपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। तो जब तीनों स्टेट्स को स्टडी करते हैं, लाइक गैस, उसमें हम कहते हैं कि गैस के जो आइटम्स हैं, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड की भी बात करें, लिक्विड के भी स्ट्रक्चर की बात करें, तो सब के अंदर हम लोग एटम्स का जिक्र करते हैं। सो तमाम मैटर जितना भी मौजूद है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में, और चाहे वो जिस मर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उन सब के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये पता है कि एटम्स, दुनिया का हर तरह का मैटर जो है, नो मैटर कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, हर मैटर जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स का नाम देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स थ्योरी, डेल्टन ने एक थ्योरी पेश की थी कि एटम्स दे आर वर कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू डेल्टन, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो टाइनीस्ट पार्टिकल्स हैं, जिनको हम फर्दर आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते, दोज आर एटम्स। इनको हम ओवर फर्दर किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। दैट वाज द आइडिया ऑफ डेल्टन। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो जिस तरह से साइंस ने तरक्की की है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हुआ है, तो हमारा आइडिया क्या है अकॉर्डिंग टू डेल्टन, अगर हम डेल्टन के आइडिया को देखें और अपने आइडिया को, एटम के बारे में अपने नॉलेज को, अपने आइडिया को कंपेयर करें, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। डेल्टन के हिसाब से एटम्स जो हैं दे कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, दे वर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, दे वर द टाइनीस्ट पार्टिकल्स। हाउएवर इफ़ वी लुक एट टुडेज नॉलेज अबाउट एटम्स, तो इतने सालों में साइंस ने इतनी तरक्की की है कि एटम्स के मुख्तलिफ सब पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने उनको डिस्कवर किया है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट नए पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं। और फर्दर अब जो है वी आर स्टडिंग अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
So there are many and many of the subatomic particles that have been discovered till date, and बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इनकी मदद से सबसे पहले जब पता चला कि ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं इवन एटम्स के अंदर, जिसकी वजह से एटम्स अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. सो देर आर 3 डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स की एटम के, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रॉन की, ये नाम तो आप बार बार सुनते हैं, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड. एंड न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ neutral, it has no charge on it, neither positive nor negative. So ये जो 3 different particles हैं इनको हम लोग fundamental particles of atoms भी कहते हैं. तो यहाँ पे अब डिस्कस किया गया है, इस चैप्टर में बिगनिंग है, इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये जो तीनों डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो डिस्कवर हुए थे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, क्या प्रॉपर्टीज़ थी, किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, किस तरह से इनके बारे में स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना गया, और किस तरह से न्यूट्रॉन के डिस्कवर हुआ और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया था. सो स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. हम ये देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे. क्या एक्सपेरिमेंट की मदद से पता चला था कि एटम्स के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट हैं, डिफरेंट एटम्स के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट से जो एटम्स बिलोंग करते हैं उनके अंदर ये डिफरेंट आता है नंबर इलेक्ट्रॉन्स का. So first of all, we are going to study about these negatively charged particles, that they are electrons. इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्कवर हुए थे तो बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, जो हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, इनको कैथोड रेज का नाम भी दिया गया था. सो वी विल नो व्हाई दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज. इनका नाम कैथोड रेज क्यों रखा गया था. सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था. सो देयर वॉज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब. एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब. इसके अंदर वैक्यूम स्टेट को मेंटेन करके रखा हुआ था एंड इट वाज फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स. 2 मेटल इलेक्ट्रोड रखे गए थे, एक कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा था और दूसरा एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा था. तो इस तरह से 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जो हैं इस गैस ट्यूब के साथ यहाँ पे कनेक्ट किए गए थे. एंड द ट्यूब वॉज फिल्ड विद अ गैस. किसी एक पर्टिकुलर गैस से इस पूरी ट्यूब को फिलअप किया गया था और इसके अंदर से जितने भी एयर और वेपर्स थे, वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट थे, उस सब्सटेंस के वेपर प्रेजेंट थे जिसकी गैस इसके अंदर इंसर्ट की गई थी, उनको एक स्पेसिफिक प्रेशर पे मेंटेन रखा गया था. मींस यहाँ पे बात क्या हो रही है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे जो कि पीछे बाहर किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं. उसके बाद आप इसके अंदर गैस को फिल करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर गैस को आप फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपने एक प्रेशर मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स. सो द इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज. इनको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है. जो एग्जैक्ट वोल्टेज होगी दैट इज़ रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब की, उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी, और अगर लेंथ को शॉर्ट कर दें तो हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं. सो ये जो ट्यूब है इट इज़ अटैच टू द वैक्यूम पंप. इसको यहाँ पे वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया गया था. वैक्यूम पंप के साथ क्यों अटैच किया गया था? सो दैट वी कैन मेंटेन द प्रेशर इनसाइड दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन होगी उसको इजीली स्टडी किया जा सके बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय लोअरिंग द प्रेशर. यानी कि जब आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब को स्टडी करेंगे, इसके अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया गया, तो उस वक्त जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑब्वियसली वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस लेते थे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर को मेंटेन करते थे, डिफरेंट वोल्टेज को मेंटेन करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता
जब प्रेशर बहुत लो रखा गया था गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तब पता चला कि यहाँ पे कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रेशर किस तरह से लो रखा जाता है? बाय कनेक्टिंग दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब विद अ वैक्यूम पंप थ्रू दिस स्मॉल ग्लास ट्यूब। इस ट्यूब के ज़रिए इसको वैक्यूम पंप के साथ मेंटेन किया जाता था। और वैक्यूम पंप का मकसद क्या था कि इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको लो वैल्यू पे ले जाए बाय दिस वैक्यूम पंप। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि जो करंट है इट विल नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर। अगर नॉर्मल रूम प्रेशर की बात करें, अगर ये यहाँ पे हम वैक्यूम पंप ना लगाएं, ऑर्डिनरी रूम प्रेशर की बात करें जितना हमारा एयर प्रेशर है, उस पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से स्विच ऑन करें वोल्टेज का, तो आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी थ्रू दिस गैस। इवन कि जब आप नॉर्मल प्रेशर पे हाई वोल्टेज भी दे दें, 5000 वोल्ट्स का हाई वोल्टेज दें, तब भी जो है यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है इट विल नॉट फ्लो। सो ऐसा क्यों है कि जब प्रेशर हाई होगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकेगी, लेकिन जब हम लोग वैक्यूम पंप की मदद से इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर बहुत लो कर देते हैं और एक हाई वोल्टेज रखते हैं फ्रॉम 5000 वोल्ट्स टू 10,000 वोल्ट, तब जाके देर विल बी एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट विल टेक प्लेस थ्रू द इनसाइड दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और क्योंकि इसके अंदर गैस प्रेजेंट है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा एंड इट विल प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब। ग्लो मीन्स रोशनी आपको दिखेगी। जब आप इसको इतने हाई वोल्ट पे बहुत लेस प्रेशर पे मेंटेन रखेंगे तो तब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी और फ्लो होने की वजह से आपको ग्लो नज़र आएगा। मीन्स दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब विल ग्लो एंड व्हेन द प्रेशर इज़ फर्दर रिड्यूस्ड। उसके बाद जब आप फर्दर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे दैट इज़ अप टू 0.01 टोर, देन द ओरिजिनल ग्लो विल डिसअपियर। तो अगर फर्दर पहले आपने रूम प्रेशर से लो कर दिया था, फर्दर जब आप प्रेशर को मज़ीद कम करते हैं 0.01 टोर पे, तो पहले जो यहाँ पे ग्लो हो रहा था गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से, तो अब जब मज़ीद प्रेशर कम हुआ तो वो ग्लो भी डिसअपियर हो जाएगा, इट विल गो आउट, वो ख़त्म हो जाएगा। सो देन एट दैट पॉइंट सम रेज आर प्रोड्यूस्ड which create fluorescence on the glass wall opposite to the cathode। यहाँ पे कुछ रेज प्रोड्यूस होंगी जो यहाँ पे आके फ्लोरेसेंस मतलब यहाँ पे आके रोशनी प्रोड्यूस करेंगी एट द वॉल ऑपोजिट ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड। तो इन रेस को हम लोग कैथोड रेस का नाम देते हैं। सो द कलर ऑफ द ग्लो या फ्लोरेसेंस इट डिपेंड्स अपॉन द ग्लास ट्यूब, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस, कि इसके अंदर किस तरह की गैस होगी उसके ऊपर, और ये जो ग्लास ट्यूब किस तरह के मटेरियल के ऊपर बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। तो ये वाली जो रेज़ हैं इनको जब हम लोग नाम दे रहे हैं दे आर कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ का नाम इसलिए दिया जाता है कि देखा गया था कि जब आपने वोल्टेज बहुत हाई रखी है 5000 से 1000 वोल्ट तक, प्रेशर आपने बहुत लो रखा है 0.01 टोर का इस पूरी गैस डिस्चार्ज ट्यूब का, और इसको कनेक्ट किया हुआ है आपने विद द हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको यहाँ पे वैक्यूम पंप से आपने इसके अंदर के पूरे प्रेशर को लो लेवल पे मेंटेन किया हुआ है 0.01 टोर। पहले थोड़े से इससे हायर लेवल पे था, तो तब देखा गया था कि जब यहाँ से स्विच ऑन किया हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई तो यहाँ पे ग्लो हो रहा था। ग्लो मतलब रोशनी नज़र आ रही थी बिटवीन दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। लेकिन जब प्रेशर को फर्दर लो करके 0.01 टोर पे ले जाया गया तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ग्लो था इट वॉज एब्सेंट, इट बिकेम एब्सेंट, वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अब नए किस्म का रेस प्रोड्यूस चाहिए। रेस ने क्या किया, यहाँ पे दे वर इनविजिबल थ्रू दिस पोर्शन बट दे बिकेम विजिबल व्हेन दे स्ट्राइक्ड ओवर हेयर। जब वो यहाँ पे आके ग्लास ट्यूब के वॉल के साथ टकराना शुरू हुई तो यहाँ पे उन्होंने फ्लोरेसेंस यानी कि लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी। एंड दिस लाइट इट वाज नॉट क्रिएटेड ऑन दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड, इट वाज क्रिएटेड ऑन द वॉल दैट इज़ ऑपोजिट टू कैथोड। कैथोड से के ऑपोजिट जो वॉल थी वहीं पे प्रोड्यूस हुआ था, कैथोड के पीछे वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि क्योंकि पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो ही कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और चूँकि ये वाली जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई है रेस की वजह से वो कैथोड के ऑपोजिट है,
और वो कैथोड से रेज़ निकल रही हैं। दैट इज़ वाई यही अंदाज़ा लगाया गया था कि ये जो रेज़ निकल रही हैं जो कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं वो कैथोड से स्टार्ट होकर यहाँ पे आके ग्लास ट्यूब से स्ट्राइक कर रही हैं। दैट इज़ वाई दे आर प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस। इस वजह से इन रेज़ का नाम कैथोड रेज़ रखा गया था और आज हम उन्हें इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो ये किस तरह का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी, यहाँ पे किस तरह की रोशनी प्रोड्यूस करेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्लास वॉल कि जिधर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द गैस, जो गैस अंदर फिल अप हुई हुई है उसके हिसाब से भी कलर चेंज होता रहेगा फ्लोरेसेंस का। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट कि इस एक्सपेरिमेंट को कैरी करते हुए सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कि देयर आर सम रेज दैट आर प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज। आपके बुक में फिगर नंबर 5.1 है, वो भी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दिखा रही है कि किस तरह से वोल्टेज मेंटेन की गई हाई, प्रेशर लो मेंटेन किया गया और ये फ्लोरेसेंस यानी कि कैथोड रेज की वजह से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई थी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज कैथोड रेज। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।